हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे चैप्टर चल रहा है, वो कौन सा चल रहा है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और इसमें हमने पढ़ चुके हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है और इसे किसने एटम नाम दिया, एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। और इसके साथ ही हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके। अब क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, जिन्हें मैंने आपको बताया था कि जॉन डाल्टन जिन्होंने जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उनको क्या कहा था? एटम्स कहा था। तो जॉन डाल्टन ने की जो एटॉमिक थ्योरी है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, देखेंगे कि एटॉमिक थ्योरी होती क्या है उनकी, और दूसरी बात हम क्या देखेंगे, उनके पोस्टुलेट्स क्या है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। Let us start to Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory means Dalton ने क्या कहा था कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? वेरी टाइनी पार्टिकल्स, यानी इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और वही उनकी क्या थी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी all matter is made up of very tiny indivisible particles या हम कह सकते हैं atoms is called Dalton's atomic theory. ओके, डाल्टन ने ये एटॉमिक थ्योरी अपनी दी थी। अब डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है कि उन्होंने कुछ अपने फैक्ट्स दिए, ट्रुथ फैक्ट्स, है ना। और जो कि बेसिक चीज़ थी जिन पर कि ये पोस्टुलेट्स बनते हैं, उनके फैक्ट्स जो थे उनमें चेंजमेंट किया जा सकता है ना। अगर उनमें कुछ गलती है तो उनको चेंज किया जा सकता है। तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे तो डाल्टन ने, तो वो पोस्टुलेट्स हम देखते हैं। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी, यानी डाल्टन्स की क्या फैक्ट्स थे। तो सबसे पहले जो पोस्टुलेट था डाल्टन का वो क्या था कि ऑल मैटर आर कंपोज्ड ऑफ, लिखिए यहां पर, कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ओके, और क्या कहते हैं इसे हम? कॉल्ड एटम। ये पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, है ना। ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड, जितना भी मैटर होते हैं वो सबके सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल से ही मिलकर बने होते हैं। ओके, देखो एग्जाम्पल के रूप में हम क्या ले सकते हैं, कोई भी आप एलिमेंट ले लो। जैसे हमने कॉपर लिया, तो कॉपर का जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? उसे क्या बोला है कि ऑल मैटर्स आर कंपोज ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो ये इसके पार्टिकल होंगे। ये बात क्लियर हुई? अब मैटर कह रहा है, तो मैटर यानी कि जब कोई भी चीज जुड़ जाती है तो बहुत सारी चीजें, एटम्स के जो पार्टिकल्स से कंबाइंड हो जाते हैं, तब क्या मिलकर बनता है? वो एक मैटर बनता है। समझ आया? सेकेंड पॉइंट यानी सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या है? सेकेंड पोस्टुलेट में इसने क्या कहा कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। Atoms are indivisible particles and it can neither be created देखो क्या बोला सेकंड पोस्टुलेट? एटम्स आर इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब
कि जिसका फर्दर डिवाइडेशन नहीं हो सकता, यानी जो एक पार्टिकल है उसको आप दोबारा दूसरे पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ आया? अब वो हम आगे देखेंगे कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अभी तो इसके जो फैक्ट थे वो यही था। सेकंड बात में ये क्या कह रहा है कि इट कैन नेदर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय। अभी हम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ के आए हैं, और लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में हमारा जो फर्स्ट लॉ था, है ना, कंजर्वेशन ऑफ लॉ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसको ये क्या कर रहा है, उस एप्लीकेशन को ये क्या कर रहा है, उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि किसकी थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि इट कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉय, या कोई भी जो मास होता है। अब आप कहेंगे वहाँ तो क्या लिखा हुआ था हमने, कोई भी जो मास लिखा हुआ था हमने, है ना। तो लेकिन आपको ये तो पता ही है कि जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए, एटम से मिलकर बने हुए, है ना। मान लीजिए कैल्शियम है कोई, तो कैल्शियम का जो मॉलिक्यूल होगा या वो किससे बनकर बना हुआ है, एटम से। और अगर CaCO3 दैट इज ए कंपाउंड, तो ये कंपाउंड है, तो इसमें भी एटम्स ही प्रेजेंट हैं, तभी तो एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो इसलिए ये जो एप्लीकेशन थी वो किसको वो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि इट कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। क्लियर? तो थर्ड पोस्टुलेट क्या होगा, थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं क्या होता है। देखो एटम्स, थर्ड पोस्टुलेट में देखो क्या बोल रहा है ये, एटम्स ऑफ अ स्पेसिफाइड element are identical in mass and chemical properties। क्लियर हुआ? देखो एटम्स ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहना चाहता है ये इसमें कि एग्जाम्पल में जैसे हम आयरन लेते हैं, है ना, अगर हमने आयरन लिया तो इसने क्या कहा कि किसी भी एटम जो है, एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो स्पेसिफाई करता है, वो आइडेंटिकल होता है उसकी मास और केमिकल प्रॉपर्टी का, यानी जितने भी एटम इसमें होंगे आयरन में, वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। अगर कोई आयरन का कोई भी क्या है मॉलिक्यूल है, तो इसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो क्या होंगे, ये एटम से, तो दोनों एटम सेम ही तो होंगे। क्लियर? इसी तरह से यहाँ कोई एटम है तो वो भी सेम ही होगा। तो वो कह रहा है कि एटम्स ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ आया? तो उसमें जितने भी एटम्स होते हैं आयरन के या कॉपर के, कैल्शियम के, कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, तो उनकी जो मास है और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सब क्या होंगी, सेम होंगी। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पोस्टुलेट देखते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट में क्या कह रहा है वो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव different masses and chemical properties। फोर्थ पोस्टुलेट में क्या बोल रहा है ये कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में देखो सीखा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी इस बार वहां पर हमने स्पेसिफाइड एलिमेंट लिया था, यानी कोई एक एलिमेंट हमने लिया था और उसके हमने देखे थे कि एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। लेकिन यहाँ ये क्या कह रहा है, डिफरेंट एलिमेंट। तो डिफरेंट एलिमेंट में हमने एक तो आयरन ले लिया, ओके, और एक हम ले लेते हैं कॉपर। अब इनका जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में क्या होगा,
अगर उस एलिमेंट को हम देखें दोनों का एलिमेंट में कि देखो इसके एटम्स और ये एटम्स, ये क्या है, देखो ये एटम्स है, ध्यान रखना हम एटम की बात कर रहे हैं, तो ये एटम है, ठीक। उसने क्या कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो उनके एटम्स के जो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी, अगर इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या ये दोनों सेम थोड़ी ना होगी। कॉपर के जो एटम्स हैं उनकी मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, और इसके आयरन के जो वो है एटम्स है उनकी जो मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग होगी। समझ आया? तो आयरन अलग होता है और कॉपर अलग होता है, यही बात 4th पॉइंट में कही गई है कि उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग होती है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 5th पोस्टुलेट देखते हैं। 5th पोस्टुलेट में क्या कहता है। एटम्स, समझ तो आ रहा है ना बच्चों कि बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर रहा है, ध्यान तो दे रहे हैं सब कि नहीं। देखो एटम्स कंबाइन in the ratio of small whole number to form compound। क्लियर हुई? ये 5th पोस्टुलेट समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं। एटम्स कंबाइन, जब एटम्स को कंबाइन किया जाता है तो इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, तो उनके जो स्मॉल होल नंबर होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बन रहे हैं उनसे। ओके, देखो इसमें भी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ में जल्दी आ जाएगा, तो इसको भी एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। देखो हम कोई कंपाउंड लेते हैं, व्हाट इज अ कंपाउंड, ये क्या है, एक कंपाउंड है। ये वैसे आप 2nd चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि वाटर क्या है, एक कंपाउंड है ना। वाटर कंपाउंड है तो किनसे मिलकर बना हुआ है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब ये तो आप अभी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में भी हमने पढ़ा था कि वाटर में H और O यही दो होते हैं, है ना। आप में ये नहीं कि H के साथ आपने N जोड़ दिया तो वाटर बन जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो वाटर एक कंपाउंड है बिकॉज वो दो किससे मिलकर बना हुआ है, दो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। क्लियर? अब ये ज्वाइन कैसे होते हैं, ये देखो, तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितनी है, 1 ऑक्सीजन है। ओके, तो जो जुड़ने का तरीका है इसका वो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, यानी ये क्या है आपका ऑक्सीजन, और ये यहाँ पर इससे क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, ये मतलब हाइड्रोजन है दोनों, और ये क्या है, ऑक्सीजन। समझ आया? तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन का 1 और इसका कितना है, 2। ओके, तो जो रेशियो निकल के आएगा एलिमेंट्स का, वो कितना रेशियो निकल के आएगा, 1:2। समझ आया? इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं किसका, 2nd एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CH4 यानी मीथेन। CH4 मीथेन का फॉर्मूला है। तो देखो C यानी 1 है ना, C और H में अगर हम निकालते हैं तो ये 1, और ये इसका भी ध्यान रखना, ये हमने किस में निकाला है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में। ओके, और यहाँ पर हम निकाल रहे हैं C और H में, तो C 1 है और H कितना है, 4, तो 1:4। और इसका भी कैसे निकालेंगे, देखो बीच में ये है कार्बन। ओके, तो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन में ये यहाँ पर इसका क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये यहाँ इसका 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलकर 4 हाइड्रोजन इस पे जुड़े हुए हैं, और ये क्या है, कार्बन कंपाउंड। सॉरी, कार्बन कंपाउंड नहीं होता, कार्बन एलिमेंट है, सॉरी। समझ आया? तो यहाँ आप देखिए 1:4 और ये क्या है, 1:2। तो ये जो 1:2 और 1:4 है, 1:4 क्या होगा, ये 2 स्मॉल होल नंबर है। ओके,
और वही उसने कहा है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ओके, तो एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन, स्मॉल जो होल नंबर है उनमें कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर वाटर का कंपाउंड बन रहा है और ये मीथेन का कंपाउंड बनता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सिक्स पोस्टुलेट कौन सा है। देखिए, द रिलेटिव नंबर एंड kinds of atoms are constant in a given compound। आपको कोई कंपाउंड दिया गया है ना, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन इसमें सिक्स पोस्टुलेट में क्या बात कही उन्होंने, डाल्टन ने, कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी आपको H2O दिया हुआ है, दिस इज ए कंपाउंड, ये कंपाउंड है, अभी हमने ये बात कर ली है। ओके, एग्जाम्पल है आपका। तो H2 अगर कंपाउंड है तो उसने क्या कहा कि जो काइंड्स ऑफ एटम है, काइंड्स ऑफ एटम मतलब इसमें दो टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं, क्या क्या, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ओके, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या होंगे, जो कंपाउंड आपको दे रखा है वाटर का, इसमें दोनों ही जो एटम दे रखे हैं H और O है ना, वो क्या होंगे, वो कांस्टेंट होंगे। क्योंकि अगर आपने पहले भी, मैंने ये बात आपसे रिपीट कर रही हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, और पहले भी बोला है कि अगर यहाँ पर H की जगह पर N आप ले लें तो क्या वाटर होगा, नहीं होगा। फिर वाटर कैसे हो सकता है, आपने तो H की जगह N ले लिया और NO इज नॉट अ वाटर। तो इसलिए यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं वो क्या होंगे, अच्छा नंबर ऑफ एटम्स, यस, हम पहले अभी हमने काइंड्स ऑफ एटम की बात करी थी, अब नंबर ऑफ एटम्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स में आपको पता है कि H के कितने हमने एलिमेंट्स लिए हैं, 2 एलिमेंट्स लिए हैं, और ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट ले रहे हैं हम, 1 एलिमेंट ले रहे हैं। अब इसको आप चेंज कर दीजिए, आप इसको 3 ले लीजिए, तो क्या ये वाटर कंपाउंड होगा, तब भी नहीं होगा, है ना। तो ये बात क्या कह रहा है कि जो H और O है उनके नंबर, काइंड्स ऑफ एटम भी और नंबर ऑफ एटम्स भी दोनों ही क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अगर ये 2 है और ये 1 है तो ये कांस्टेंट है। सेम एज इट इज ही H अगर एटम है और O एटम है तो इन दोनों से, आई मीन H और O से मिलकर क्या बनेगा, वाटर ही बनेगा, इन ये रेशो निकल के आएगा। मेरी बात समझ आई, सेम एज इट इज ही। अच्छा ये भी बात देख लेना आप कि वाटर जो है वो कहीं का भी हो, चाहे वो आपका पानी नदी का हो, नल का हो, है ना, कुएं का हो, कहीं का भी पानी हो, लेकिन उसका यही कांस्टेंट रहता है, यानी कि उसके काइंड्स ऑफ एटम भी और उसके नंबर ऑफ एटम्स भी कांस्टेंट रहते हैं। मेरे ख्याल से 6 पोस्टुलेट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें जो पोस्टुलेट्स हैं इनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को कौन एक्सप्लेन करता है, कौन सा वाला पोस्टुलेट एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपको ये पता है कि जो आपने सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा वो क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि एटम्स जो होते हैं, देखो उसने क्या कहा है, देखो सेकंड जो पोस्टुलेट है आपका वो क्या समझाता है आपको, उसने कहा है कि एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम्स आर इंडिविजिबल एंड, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा उसने कहा कि एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, ये क्या कहा उसने, ये पोस्टुलेट सेकंड पोस्टुलेट है और ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन हमारा फर्स्ट लॉ क्या था, वो फर्स्ट लॉ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, अब ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, देखो यहाँ पर एटम्स है और वहां पर क्या है, मास है, कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो ये बात हमने पहले भी की थी, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है ना। और एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, अगर वो
एटम्स मिलते हैं तो वो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। ओके, तो जितनी भी चीजें सब मिलकर तो एटम्स ही है ना, एटम्स ही मिलती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस वाले जो लॉ है उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को जैसे पोस्टुलेट सेकंड एक्सप्लेन करता है, इसी तरह से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को 6 पोस्टुलेट एक्सप्लेन करता है। देखो 6 पोस्टुलेट हमारा क्या था कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, है ना। 6 पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और क्या था, काइंड्स ऑफ एटम है, दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो ये आपको अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में अगर हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो इसको एक्सप्लेन करता है कौन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। कैसे एक्सप्लेन करता है, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं इसको, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि वाटर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है। आपको पता है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ओके, और हाइड्रोजन के इसमें कितने एटम होते हैं, 2 एटम्स, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 1। क्लियर। तो ये दोनों ऑलवेज कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर। और इसमें जब वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये हमेशा कंटेन करता है सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स को। अगर ये, और हाँ एक चीज और कि जितने भी एटम्स होंगे इसमें फिक्स्ड मास में होंगे, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो होगा वो फिक्स्ड मास होगा। जैसे कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2, तो 2:16 और कितना हो जाएगा, 1:8। ओके, तो इस तरह से जो 6 पोस्टुलेट है वो एक्सप्लेन करता है किसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को। मे बी क्लियर हो गए पोस्टुलेट सारे, और किस तरह से एक्सप्लेन हो रहा है पोस्टुलेट्स के थ्रू लॉज। ओके, देखो बच्चों आपने पोस्टुलेट्स पढ़ लिए। ओके, और पोस्टुलेट्स में आपने देखा कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी या डाल्टन्स ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसमें क्या फैक्ट्स थे, क्या उनके रूल्स थे जिनके बेस पर उन्होंने थ्योरी प्रपोज की थी। ओके, अब उन्होंने जो थ्योरी दी, आगे भी देखो साइंटिस्ट आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक साइंटिस्ट ने जो दे दिया वही सत्य हो जाता है। उससे आगे आने वाले जो होते हैं वो फिर उसकी थ्योरी को क्या करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं, और उनमें जो कमियां होती हैं उनको बताते हैं और उन कमियों को दूर करते हैं। अगेन हम उन चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। ओके, तो साइंस तो यही है ना कि आगे चीज़ों को बताती रहे। तो इस तरह से पोस्टुलेट्स के बाद जो ड्रॉबैक्स थी डाल्टन्स की वो क्या थी, अब हम वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था, देखो उन्होंने जो फैक्ट्स दिए थे उसमें उन्होंने क्या कहा था कि डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन सेड दैट एटम आर इनडिविजिबल, ऐसा इन्होंने कहा था, है ना। डाल्टन सेड दैट एटम्स आर इनडिविजिबल, कि जो एटम्स है उनका फर्दर डिवाइडेशन नहीं हो सकता, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये इनकी कमी रही। जब नेक्स्ट और साइंटिस्ट आए तो उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि ऐसा तो होता ही नहीं है, एटम्स को भी फर्दर डिवाइडेशन किया जा सकता है, यानी इनके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो क्या कहा उन्होंने, बट एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड, यानी आगे भी उनका क्या किया जा सकता है, डिवाइडेशन किया जा सकता है। और किस में किया जा सकता है, इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड, और जिन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। समझ आया, पहली ड्रॉबैक समझ आ गई होगी कि डाल्टन्स ने जो इंडिविजुअल पार्टिकल बताए थे कि जिनका फर्दर डिवाइडेशन नहीं हो सकता,
उसको आगे उनकी बात कमी मानी गई, ये ड्रॉबैक मानी गई, और उन्होंने आगे जो आगे कंक्लूजन जो निकला नेक्स्ट साइंटिस्ट ने, वो क्या निकाला कि नहीं, इसका भी डिवाइडेशन हो सकता है और इसकी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सेकेंड ड्रॉबैक क्या रही इनकी? डाल्टन ने क्या कहा था, देखिए, डाल्टन said all the atoms of an element have exactly the same मास। डाल्टन ने कहा था कि जितने भी एटम्स होते हैं एंड एलिमेंट्स, यानी किसी भी एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स होते हैं, हैव एग्जैक्टली द सेम मास, उनका मास जो होता है सेम ही होता है, ऐसा तो डाल्टन ने कहा था। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने क्या बोला, बट एटम्स ऑफ द same element can have different masses। ओके, देखो डाल्टन ने तो कहा कि जो एलिमेंट होते हैं तो उनके एटम्स जो होंगे उनमें एग्जैक्टली द सेम मास होगा, लेकिन जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मासेस, सेम एलिमेंट में भी डिफरेंट मासेस हो सकता है, जिसे आज जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, आइसोटॉप्स। मतलब एक तरह से देखा जाए नेक्स्ट वाले चैप्टर में आप ये चीज पढ़ेंगे तो एक तरह से क्या है, ये आइसोटॉप्स हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम क्या ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल जो कार्बन होता है, कार्बन जो होता है उसमें जो मास होता है, देखिए वो क्या होगा, वो 12, 13 एंड 14 भी होता है। तो इसका मतलब तो ये बात इनकी रॉन्ग सिद्ध हो गई है ना। और जो सेम एलिमेंट के डिफरेंट मासेस, इस तरह से जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं आजकल, मतलब अब उन्हें आइसोटॉप्स कहा जाता है। तो इस तरह से इनकी ये सेकंड जो इनका रूल था वो भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो 3 जो ड्रॉबैक थी वो क्या थी, तो थर्ड ड्रॉबैक क्या थी इनकी, देखिए, डाल्टन said that atoms of different element have डिफरेंट मासेस। तो डाल्टन ने क्या बोला कि जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो डिफरेंट ही मास होगा, ऐसा डाल्टन ने कहा था। लेकिन आगे क्या कहा गया, बट इवन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट can have the same masses। मतलब कि उन्होंने जो कहा था, आगे कहा गया कि एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन उनमें मास सेम हो सकता है, और जिसे आजकल या अब क्या कहा जाता है, आइसोबार। यानी एक तरह से ये जो डेफिनेशन है ये किसकी हो गई, आइसोबार की डेफिनेशन हो गई। अब इसे एग्जाम्पल की तरह से समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल क्या है, अगर ऑर्गन है ना और दूसरा क्या है कैल्शियम, ऑर्गन और कैल्शियम डिफरेंट एलिमेंट हो गए, ओके, और डिफरेंट एलिमेंट लेकिन सेम मास, ऐसा कहा गया। उन्होंने तो कहा था कि दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन अब जो कहा गया वो क्या है कि सेम मास होता है। तो जैसे कि ऑर्गन का 40 है तो कैल्शियम का भी क्या होता है, 40 होता है। तो देखिए सेम मास हो गया, एलिमेंट डिफरेंट हो गए, ओके। तो इस तरह से ये भी इनका क्या हुआ, रूल रॉन्ग हो गया, ओके।
तो इस तरह से आपने ड्रॉबैक्स और डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी क्लियर हो गई होगी। ओके स्टूडेंट्स।